नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ इस कोर्स में जिसका नाम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स है, जिसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का एक मैकेनिज्म जो स्लिप है, पर जो स्लिप होता है किस स्ट्रेस पे होना चाहिए और उसके लिए क्या लॉ है, इस पार्ट में हम देखेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि मेरे पास एक क्रिस्टल है, एक अनडिफॉर्म्ड क्रिस्टल है, और ये जो क्रिस्टल है ये जब मैं इसको शेयर फोर्स अप्लाई करूँगा तो एक डायरेक्शन में डिफॉर्म होता है, ये हमने देखा था, स्लिप होता है एक डायरेक्शन में। अगर मैं एक शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ इस अनडिफॉर्म्ड क्रिस्टल पे, तो ये इस शेयर स्ट्रेस के कारण ये डिफॉर्म होगा, वो इस तरह से कुछ डिफॉर्म होगा। हम देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है क्रिस्टल का वो स्लिप हुआ है नीचे वाले पार्ट से। तो ये जो स्लिप हो रहा है ये पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन पे होता है और एक पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन होता है। ये मेरा डिफॉर्म पार्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि मेरा शेप जो यहाँ पे है, यहाँ पे वो चेंज हो गया। तो अगर हम देखेंगे कि स्लिप प्लेन यहाँ पे कहाँ है, तो स्कीमेटिक्स में हम देखेंगे ये मेरा स्लिप प्लेन हो गया। ये जो प्लेन हो रहा है और ये जो डायरेक्शन थी, जिस डायरेक्शन में स्लिप हुआ, इस डायरेक्शन को हम कहेंगे स्लिप डायरेक्शन। ये मेरा स्लिप प्लेन हो गया, ये स्लिप डायरेक्शन हो गया। अभी हम जानेंगे इस पार्ट में कि मुझे कितना स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा इस क्रिस्टल को डिफॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए हम सिंपल एक चीज़ करेंगे कि जो स्ट्रेस मुझे निकालना है स्लिप को अकर होने के लिए या स्लिप को हैपन होने के लिए, तो इसके लिए मैं कंसिडर करूँगा एक सिंगल क्रिस्टल। तो सिंगल क्रिस्टल यानी ये होता है कि इसमें कोई भी हाई एंगल ग्रेन बाउंड्री नहीं होती है। तो अभी आप देखेंगे ये जो इसके बारे में हम जानेंगे, हाई एंगल ग्रेन बाउंड्री के बारे में। इसके लिए आप परेशान नहीं हुए, बट जानिए कि सिंगल क्रिस्टल होता क्या है। तो सिंगल क्रिस्टल है मेरे पास और यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं है, यहाँ पे सारे जो है एक सिंगल क्रिस्टल है, एक ही मटेरियल का बना हुआ है। तो इसको अगर मैं डिफॉर्म करता हूँ यानी इस तरह से, अगर मेरे पास टेंसाइल सैंपल है सिंगल क्रिस्टल का और मैं उसको इस तरह से डिफॉर्म करता हूँ, तो मुझे ढूंढना है कि ये जो स्ट्रेस जो अप्लाई कर रहा हूँ मैं, टेंसाइल स्ट्रेस जो अप्लाई कर रहा हूँ, ये कितना होना चाहिए जब ये मटेरियल मेरा डिफॉर्म होना चालू होगा। डिफॉर्म मैंने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो शेप चेंज होना चालू होगा। तो इसके लिए हम जानेंगे कि हमने देखा था कि मान लेते कि इसका एक जो क्रॉस सेक्शन एरिया, पहले ये ए है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये मेरा ए है, और एक प्लेन मान लेते जहाँ पे मेरा स्लिप हो रहा है। ये एक प्लेन जो होगा मेरे मटेरियल के लिए ये मेरा क्लोज पैक प्लेन होना चाहिए, ये हमने देखा था। तो मान लेते कोई भी प्लेन है, और कोई भी प्लेन है ना, ये क्लोज पैक प्लेन है, पर इसमें भी कौन सा क्लोज पैक प्लेन है। यानी हमने देखा था कि मेरे पास 12 स्लिप सिस्टम्स थे एफसीसी में, तो 12 में से कौन सा स्लिप प्लेन एक्टिव होगा यानी जिस पे डिफॉर्मेशन चालू होगा, यही हमें देखना है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक स्लिप प्लेन है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैं मान लेता हूँ AS। अभी मैं स्लिप प्लेन को इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, एक स्लिप नॉर्मल निकाल सकता हूँ, यानी इस प्लेन नॉर्मल निकाला है मैंने, जिसको मैंने n से रिप्रेजेंट किया है। तो ये n इस प्लेन का नॉर्मल है। अभी हमने देखा था कि जो स्लिप होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे होता है, और अभी मान लेते कि ये जो n है नॉर्मल है, स्लिप नॉर्मल है, इसको पहले लोकेशन फिक्स कर लेते। ये जो नॉर्मल है ये फाई एंगल बना रहा है इस टेंसाइल एक्सिस के। अगर हम देखेंगे कि यूनिएक्सियल टेंशन स्ट्रेस हम टेंसाइल स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एक एक्सिस होगा, उस एक्सिस से ये मेरा प्लेन बना रहा है एक एंगल फाई। और अभी हम मार्क कर लेते हैं मेरी स्लिप डायरेक्शन। स्लिप डायरेक्शन मेरी स्लिप प्लेन में ही होनी चाहिए, हमने देखा था कि स्लिप डायरेक्शन स्लिप प्लेन में होती है। तो ये एक डायरेक्शन मैंने मार्क कर ली D से, और इसका जो एंगल है टेंसाइल एक्सिस से स्लिप डायरेक्शन का, इसको मैं मार्क करता हूँ लैम्बडा से। तो लैम्बडा हो गया मेरा एंगल बिटवीन टेंसाइल एक्सिस एंड स्लिप डायरेक्शन। अभी हम देखते हैं अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ तो स्लिप कब होना चाहिए। तो उसके लिए जानते हैं, पहले मैंने अगर टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा। अगर मैं फोर्स निकालता हूँ इस एरिया पे, जो इस एरिया पे एक्ट हो रहा है, ये फोर्स कैसे आएगा, अगर मेरे पास स्ट्रेस पता है तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, ये आ जाएगा मेरा टेंसाइल फोर्स इस सिंगल क्रिस्टल के क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा है। अभी हम जानेंगे कि ये जो कंपोनेंट है F, हमें क्या निकालना है। ये जो कंपोनेंट है ये इस डायरेक्शन पे, स्लिप डायरेक्शन पे कैसे लग रहा है। ये अगर फोर्स का कंपोनेंट हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि शेयर स्ट्रेस क्या लगना चाहिए ये स्लिप को हैपन होने के लिए या कर होने के लिए। तो ये जो
फोर्स का अगर मैं यहाँ पे F निकाल रहा हूँ, ये टेंसाइल फोर्स है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, डी डायरेक्शन में, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ FD से, ये हो जाएगा F cos लैम्बडा, क्योंकि ये एंगल इसके और इसके बीच का लैम्बडा है, तो ये हो जाएगा F cos लैम्बडा। अभी मैं निकालता हूँ कि रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस इस प्लेन पे क्या है, यानी अगर मैं शेयर स्ट्रेस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, शेयर स्ट्रेस की डेफिनेशन हमने जानी थी कि शेयर स्ट्रेस एक प्लेन पे एक्ट होता है, राइट, तो वो एक प्लेन पे एक्ट होता है, तो ये हमने शेयर स्ट्रेस इस तरह से मार्क किए थे। तो ये अगर मेरे पास ये स्ट्रेस है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये स्ट्रेस है और हमारे पास एक स्लिप प्लेन है, तो ये स्ट्रेस का कंपोनेंट हमें निकालना है, ये वैल्यू हमें निकालनी है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। तो रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस, इसको हम कहते हैं रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस। तो ये स्लिप प्लेन पे जो एक्ट हो रहा है अलोंग स्लिप डायरेक्शन, ये क्या आना चाहिए, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ टाउ RSS। हमने देखा था कि शेयर स्ट्रेस को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस। ये होगा मेरा FD अपॉन AS, यानी ये जो कंपोनेंट लग रहा है FD शेयर कंपोनेंट अलोंग D डायरेक्शन, और ये जो एरिया है स्लिप प्लेन का, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा शेयर स्ट्रेस, टाउ RSS इसको मैं कहता हूँ। अगर हम देखेंगे AS को मैं इस इनिशियल जो क्रॉस सेक्शन एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया है मेरे सिंगल क्रिस्टल का, इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ। तो FD को पहले मैंने यहाँ पे F cos लैम्बडा लिख दिया और AS को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ A अपॉन cos phi। तो आप देखेंगे कि अगर ये अगर नॉर्मल है, ये एंगल फाई बना रहा है, तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया और ये जो एरिया है AS, ये भी एंगल फाई बनाएगा एक दूसरे के साथ, और मैं AS को A अपॉन cos phi लिख सकता हूँ इस ज्योमेट्री के हिसाब से। तो मैं सिंपली ये यहाँ पे रिप्लेस करूँगा डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से टर्म आ जाएगी, टाउ RSS को मैं इस तरह से लिख पाऊँगा F cos लैम्बडा इंटू cos phi अपॉन A। अभी आप जानेंगे कि F अपॉन A को मैं इनिशियल जो स्ट्रेस है अप्लाई कर रहा हूँ सिग्मा, इस रिलेशन से इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, और मैं टाउ RSS को सिग्मा इंटू cos phi इंटू cos लैम्बडा इस तरह से लिख सकता हूँ, या टाउ RSS इज इक्वल टू सिग्मा cos लैम्बडा cos phi। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशंस के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास सिग्मा पता है मुझे, और मेरे पास पता है कि मेरा प्लेन कहाँ पे लोकेटेड है, मुझे लैम्बडा पता है और फाई पता है, तो मैं वहाँ पे शेयर स्ट्रेस कितना लग रहा है, यानी कितना ज़रूरी है डिफॉर्मेशन के लिए, ये निकाल सकता हूँ। क्योंकि ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने देखा था कि स्लिप जो होता है वो शेयरिंग के वजह से होता है। तो अभी हम देखते हैं कि क्रिटिकल रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस क्या है, यानी टाउ CRSS क्या है। उसके पहले जानते हैं कि दो स्पेशल कंडीशंस क्या है। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, टाउ RSS सिग्मा cos लैम्बडा इंटू cos phi। तो ये जो टर्म है cos phi cos लैम्बडा, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ m से, एक m नंबर, ये इसको मैं कहता हूँ श्मिट फैक्टर। ये श्मिट फैक्टर प्रोफेसर श्मिट के नाम पे फेमस है। तो ये हो गया मेरा श्मिट फैक्टर। ये हो गया मेरा स्पेशल सिचुएशंस। हम देखते हैं स्पेशल सिचुएशंस क्या हो सकती है। मान लीजिए मेरे पास एक सिंगल क्रिस्टल है और मैं उसको डिफॉर्म कर रहा हूँ, टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरी टेंसाइल एक्सिस होगी। इस एक्सिस के अराउंड मैं फोर्स अप्लाई करूँगा या स्ट्रेस अप्लाई करूँगा। तो मेरे पास दो प्लेन्स हो सकते हैं, स्लिप प्लेन्स। मान लीजिए मेरे पास ये स्लिप प्लेन है, तो आप जानेंगे कि इस प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है। इसका अगर नॉर्मल देखेंगे तो ये अलोंग टेंसाइल एक्सिस होगा। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा इस प्लेन का, तो ये अलोंग टेंसाइल एक्सिस होगा। तो यानी जो फाई है वो 0 होना चाहिए, और जो डी है यहाँ पे ये लैम्बडा हो जाएगा। अगर डी अगर मैं मार्क करूँगा यहाँ पे, तो ये स्लिप प्लेन में होना चाहिए। तो अगर इसका नॉर्मल पैरेलल है टेंसाइल एक्सिस से, तो जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए टेंसाइल एक्सिस से। तो मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो मेरे पास टाउ RSS इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो क्योंकि मैं cos लैम्बडा अगर 90 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू 0 आएगी, और मेरे पास टाउ RSS की वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली एक और स्पेशल प्लेन अगर मुझे मिल सकता है इस केस में, अगर मेरे पास ये टेंसाइल एक्सिस है इस तरह से, और मेरे पास ये सिंगल क्रिस्टल है और ये एक प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो प्लेन है, तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि
ये जो इसका नॉर्मल है, प्लेन का नॉर्मल, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू टेंसाइल एक्सिस। यहाँ पे फाई की वैल्यू 90 हो जाएगी और लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इस स्पेशल केस में भी मेरे पास टाउ आर एस एस की वैल्यू 0 आएगी। अगर मैं इस केस में फाई 90 रखता हूँ तो मेरे पास टाउ आर एस एस की वैल्यू 0 आएगी। तो ये मेरे पास दो स्पेशल प्लेन्स हैं जहाँ पे कोई भी रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है। दो कौन से प्लेन्स हैं? एक प्लेन परपेंडिकुलर टू टेंसाइल एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू टेंसाइल एक्सिस, और दूसरा प्लेन है जो पैरेलल टू टेंसाइल एक्सिस। ये मेरे पास दो कंडीशंस हो गई, जो दो स्पेशल प्लेन्स है जहाँ पे मेरे पास कोई रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हम जानेंगे कि अगर मैं ये इक्वेशन को देखूँ केयरफुली तो आप देखेंगे, यानी टाउ आर एस एस को मैं लिख रहा हूँ सिग्मा कॉस लैम्बडा कॉस फाई। अगर मैं सिग्मा यहाँ पे प्लॉट करता हूँ एक्स एक्सिस पे और टाउ आर एस एस वाई एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ इस तरह से, तो अगर हम देखेंगे ये एक लीनियर रिलेशन दे रहा है और ये जो स्लोप आएगा यहाँ पे कॉस फाई कॉस लैम्बडा, ये जो स्लोप है ये मेरा श्मिट फैक्टर रहेगा। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस सिंगल क्रिस्टल को मान के चल रहा हूँ, मैं इसको डिफॉर्म कर रहा हूँ, टेंसाइल डिफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मैं सिग्मा की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ और एक लिमिट आएगी जहाँ पे मेरा एक सिंगल क्रिस्टल डिफॉर्म होगा प्लास्टिकली, तो वो वैल्यू होगी हमारी यील्ड स्ट्रेंथ, है ना। तो वो अगर यील्ड स्ट्रेंथ है तो मैं वो यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे आके मेरा मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होना चालू करेगा। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ये सिग्मा वाई जो वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है आर एस एस की, रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू है, इसको मैं कहता हूँ टाउ सी आर एस एस। ये जो वैल्यू है ये मेरी क्रिटिकल रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस है। यानी अगर मैं सिग्मा वाई क्रॉस करूँगा या सिग्मा वाई रीच करूँगा तो उस प्लेन पे एक शेयर स्ट्रेस की वैल्यू रीच होगी, वो रहेगी मेरी टाउ सी आर एस एस और या क्रिटिकल रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस। एक क्रिटिकल वैल्यू है रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस की। इसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिख पाऊंगा? अगर मेरा सिग्मा टेंड्स टू सिग्मा वाई तो टाउ आर एस एस यानी रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस टेंड टू टाउ सी आर एस एस। तो आप देखेंगे कि यार अगर मैं सिग्मा वाई की तरफ जा रहा हूँ तो ये जो टाउ की वैल्यू है बढ़ रही है और ये सी आर एस एस की तरफ पहुँच रही है। तो मेरा सिंगल क्रिस्टल कब डिफॉर्म होगा मैं इस तरह से जान सकता हूँ, जब मेरे उस स्लिप प्लेन पे वैल्यू जो होगी वो टाउ सी आर एस एस तक रीच होगी। तो ये जो वैल्यू है ये किसी भी प्लेन के लिए एक क्रिटिकल वैल्यू है। ये क्रिटिकल वैल्यू उस प्लेन पे रीच होगी तभी वो जाके स्लिप होंगे प्लेन्स एक दूसरे के ऊपर। तो आर एस एस जो है, द वैल्यू ऑफ आर एस एस एट पॉइंट ऑफ यील्डिंग इज कॉल्ड क्रिटिकल रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस। यही हमने यहाँ पे देखा है कि जो आर एस एस की जो वैल्यू है, टाउ आर एस एस की जो वैल्यू है एट यील्डिंग इज टाउ सी आर एस एस। ये आपको याद रखना है। अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे श्मिट्स लॉ को देखते हैं अच्छी तरह से। तो हम देख सकते हैं कि मेरे पास एक श्मिट फैक्टर है m कॉस लैम्बडा इंटू कॉस फाई। ये ज्योमेट्री हमने देखी थी। तो हम देख सकते हैं अगर मेरी ये जो टेंसाइल एक्सिस है, अगर इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यानी ये फाई और लैम्बडा अगर चेंज कर रहा हूँ तो मेरा श्मिट फैक्टर चेंज हो सकता है। हमारे पास ये रिलेशन है, यील्डिंग पे हम इस तरह से लिख सकते हैं टाउ सी आर एस एस इज इक्वल टू सिग्मा वाई कॉस लैम्बडा इंटू कॉस फाई। अगर हम ये रिलेशन अगर देखेंगे तो ये जो फैक्टर है ये मेरा चेंज हो रहा है। तो मेरे पास तीन क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये यील्डिंग पे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर ये यील्डिंग पे इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि मेरा सिग्मा वाई भी चेंज हो सकता है और मेरा टाउ सी आर एस एस कॉन्स्टेंट रह सकता है, या टाउ सी आर एस एस चेंज हो सकता है और सिग्मा वाई कांस्टेंट रह सकता है, या सिग्मा वाई और टाउ सी आर एस एस दोनों चेंज हो सकते हैं। इसको थोड़ा समझिए, अगर मैं ये वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, अगर मेरा m चेंज हो रहा है, m कैसे चेंज होगा? अगर मैंने टेंसाइल एक्सिस दूसरी तरह पे लिया है, यानी दूसरे डायरेक्शन में लिया है, तो ये मेरा m की वैल्यू चेंज होगी। पर यील्डिंग पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये m चेंज हो रहा है तो एक तो सिग्मा वाई चेंज होगा, या टाउ सी आर एस एस चेंज होगा, या दोनों चेंज होंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी आपकी वैलिड होनी चाहिए यील्डिंग पे भी। तो ये जो पजल है ये सॉल्व की थी प्रोफेसर एरिक श्मिट ने।
तो उन्होंने कुछ केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने मैग्नीशियम सिंगल क्रिस्टल पे, यहाँ पे मैंने रिजल्ट दिखाया, उन्होंने बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि cos phi cos लैम्बडा, ये जो स्मिथ फैक्टर है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे देखेंगे कि 0 की तरफ से जाके 0 की तरफ आ रहा है और बीच में 0.5 है, तो वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस उन्होंने प्लॉट किया है, तो टेंसाइल स्ट्रेस उन्होंने देखा है कि टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे चेंज हो रहा है मेरे स्मिथ फैक्टर के साथ। तो आप देखेंगे कि सिग्मा वाई चेंज हो रहा है, ना कि टाउ CRSS। तो उन्होंने बहुत सारे केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने एक कंक्लूड किया, जो क्रिटिकल रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस है वो इंडिपेंडेंट है ओरिएंटेशन से, यानी ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है मेरे टेंसाइल एक्सिस का मेरे स्लिप सिस्टम के साथ, तो उसका कोई क्रिटिकल रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस पे कोई असर नहीं होता, यानी TCRSS एक कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी गिवन प्लेन के लिए। इसको हम कहते हैं श्मिट लॉ। श्मिट्स लॉ ये उसका डेफिनेशन हो गया, ये मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया पर ये उसका डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है सिग्मा वाई मेरा चेंज हो रहा है, यानी मेरा यील्ड स्ट्रेस चेंज होता है मटेरियल के ओरिएंटेशन के साथ, बट टाउ CRSS किसी भी प्लेन पे वो कांस्टेंट रहता है। ये है मेरा श्मिट्स लॉ। अभी आप देखेंगे अच्छी तरह से, यहाँ पे अगर मैग्नीशियम सिंगल क्रिस्टल है तो आप देखेंगे कि मेरा यील्ड स्ट्रेंथ ये डायरेक्शन के साथ चेंज हो रहा है, इसको ही हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी। यही मेरी एनिसोट्रॉपी ऑफ सिंगल क्रिस्टल है। आप देखेंगे कि ये वैल्यू यहाँ पे फाई कॉस लैम्बडा कॉस फाई जो वैल्यू है स्मिथ फैक्टर की, ये 0.5 है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि टेंसाइल जो स्ट्रेस मिल रहा है मेरे क्रिस्टल का वो सबसे कम है, इसलिए इसको हम कहते हैं सॉफ्ट ओरिएंटेशन। और ये जो ओरिएंटेशन है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अब टेंसाइल स्ट्रेस हाईएस्ट है या मैक्सिमम है, ये दो पार्ट पे, इन दोनों को हम कहते हैं हार्ड ओरिएंटेशंस। तो मेरा सिंगल क्रिस्टल हार्ड ओरिएंटेशन की कब जाएगा, हमने एक दो स्पेशल केसेस देखे थे, जब फाई या लैम्बडा ये 90 डिग्री होगा मेरे टेंसाइल एक्सिस से। ये जो हो गई ये मेरी हार्ड ओरिएंटेशंस हो गई। और मेरी सॉफ्ट ओरिएंटेशंस क्या हो गई, मेरी सॉफ्ट ओरिएंटेशन हो गई जहाँ पे मेरा स्मिथ फैक्टर मैक्सिमम रहता है, जो कि जिसकी वैल्यू हम 0.5 मान के चलते हैं। ये 0.5 कब आएगी, जब मेरी थीटा की वैल्यू या थीटा एम यानी लैम्बडा और फाई की वैल्यू 45 डिग्री रहेगी। तो आप देखेंगे अगर मैं लैम्बडा की जगह 45 रख रहा हूँ और फाई की जगह 45 रख रहा हूँ, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा इसकी वैल्यू आएगी 0.5। तो अब आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है उसी स्लिप सिस्टम पे चालू होगी जहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, यानी जहाँ पे स्मिथ फैक्टर मैक्सिमम रहेगा। इसको हम थोड़ा जानेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, पर आप स्मिथ्स लॉ को अच्छे से समझिए। टाउ CRSS किसी भी स्लिप प्लेन के लिए चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है, यानी वो अपने जो टेंसाइल एक्सिस है उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से वो इंडिपेंडेंट रहता है। तो एक सॉल्व्ड एग्जांपल लिखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेस दैट इज अप्लाइड अलोंग 1/1 एक्सिस ऑफ अ सिल्वर क्रिस्टल टू कॉज स्लीप ऑन 1/1 प्लेन एंड 0/1 डायरेक्शन सिस्टम। ये मेरी स्लिप सिस्टम हो गई और क्रिटिकल रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस यहाँ पे दिया है 6 MPa। तो ये TCRSS आपको दिया है यहाँ पे, ये मेरी टेंसाइल एक्सिस है, ये मेरी टेंसाइल एक्सिस दी है और मुझे दिया है सिल्वर क्रिस्टल। तो सिल्वर क्रिस्टल होता है मेरा FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर और यहाँ पे स्लिप सिस्टम भी दी है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्लिप सिस्टम दी है। तो ये मेरी ज्योमेट्री हो गई। यहाँ पे अभी मुझे फाई और लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। तो ये टेंसाइल एक्सिस जो है वो 1/1 डायरेक्शन पे है, तो ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये जो डायरेक्शन है ये मेरी 1/1 है। और ये जो प्लेन दिया है ये यानी ये प्लेन जो दिया है, स्लिप प्लेन जो यहाँ पे मार्क किया है, ये 1/1 है। और क्यूबिक सिस्टम में आप देखेंगे कि अगर ये मेरा प्लेन है तो ये जो नॉर्मल है ये उसके इंडाइसेस भी सेम रहेंगे। और जो स्लिप डायरेक्शन दी है ये 0/1 दी है, ये तो सिंपल है, ये जो डायरेक्शन है 0/1 है। और ये जो डायरेक्शन है हमें निकालनी है, ये क्यूबिक सिस्टम के लिए 1/1 ही होगी, यानी ये जो प्लेन है
यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लेन इंडिकेट कर रहा है और ये जो इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन है। अभी मेरे पास 3 डायरेक्शंस मेरे पास पर पता चल गई, n पता चल गया, मेरे पास d है और मेरे पास सिग्मा की डायरेक्शन है। तो मैं उनके बीच का एंगल निकाल सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस l1 l2 अपॉन अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर। ये हम निकालेंगे cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। अगर हमें 2 वेक्टर्स पता है तो उन 2 वेक्टर का एंगल इसी फॉर्मूले से निकलता है। तो आइए निकालते हैं एंगल्स को। तो एंगल बिटवीन अभी हम टेंसाइल एक्सिस निकालेंगे। टेंसाइल एक्सिस यानी ये 1 बार 1 0 है और ये जो नॉर्मल है इसका 1 बार 1 प्लेन का, इस तरह से हम निकालेंगे cos फाई की तरह। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो h1 h2 ये हो गया मेरा h1 k1, ये हो गया l1, ये हो गया h2 k2 और l2। तो ये जो प्रोडक्ट है ये निकालूंगा और उनका स्क्वायर रूट निकाल के मैं cos फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ और cos फाई की वैल्यू मेरे पास आती है 2/√6। उसी तरह से cos लैम्बडा की वैल्यू निकालूंगा। तो cos लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास ये डायरेक्शन मुझे कंसिडर करनी है और ये डायरेक्शन मुझे कंसिडर करनी है। तो मेरे पास लैम्बडा, जब मैं लैम्बडा निकालूंगा तो मेरे पास ये डायरेक्शन होनी चाहिए और ये डायरेक्शन होनी चाहिए, और cos फाई जब निकालूंगा तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए जो नॉर्मल है और ये टेंसाइल एक्सिस है ये। तो मेरे पास cos लैम्बडा उसी तरह से इस फॉर्मूला से 1/2 आएगा। हमने देखा था कि मैं सिग्मा को इस तरह से लिख सकता हूँ P/A और P को मैं लिख सकता हूँ टाउ r cos फाई cos लैम्बडा, और ये जो टाउ CRSS की वैल्यू यहाँ पे मुझे दी थी 6 और cos फाई की मैंने वैल्यू निकाली है 2/√6 और लैम्बडा की वैल्यू आएगी 1/2, तो ये वैल्यू आएगी 6√6 और मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगी 14.7 MPa। तो मुझे इस प्रॉब्लम से, इस एग्जाम्पल से मुझे ये जो स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है, यानी मुझे क्या दिया था, ये जो स्लिप हो रही है इस प्लेन पे, स्लिप अकर होने के लिए मुझे 6 MPa की ज़रूरत है। अगर ये मुझे पता है तो मुझे निकालना था कि ये जो फोर्स यहाँ पे लगाऊंगा मैं इस सिंगल क्रिस्टल को, सिग्मा, ये मुझे निकालनी थी। तो मुझे यहाँ पे 6 MPa की ज़रूरत थी, तो हमने यहाँ पे निकाला है मुझे सिग्मा जो होना चाहिए वो ग्रेटर दैन 14.7 होना चाहिए स्लिप अकर होने के लिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 14.7। तो इस तरह से हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अभी स्लिप सिस्टम्स देखते हैं कि कौन सी स्लिप सिस्टम्स ऑपरेटिव हो सकती है। तो एक एग्जाम्पल और एक लेते हैं कि मेरे पास एक सिंगल क्रिस्टल है कॉपर का, कॉपर भी मेरा FCC स्ट्रक्चर है और इसको मैं डिफॉर्म कर रहा हूँ टेंशन पे। तो लोडिंग एक्सिस जो है मेरी यहाँ पे दी है 1 1 2 और 2 सवाल पूछे हैं, कैलकुलेट द श्मिट फैक्टर्स फॉर द डिफरेंट स्लिप सिस्टम्स। दूसरा क्वेश्चन है, इफ द क्रिटिकल रिजॉल्व shear स्ट्रेस इज 50 MPa, what is the tensile stress at which the material will start to deform plastically। तो पहले तो मुझे श्मिट फैक्टर्स निकालने हैं डिफरेंट स्लिप सिस्टम्स के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो स्लिप सिस्टम्स है FCC में, तो मेरे पास स्लिप प्लेन्स कौन से हैं, 1 1 1, और स्लिप डायरेक्शंस होगी मेरी 1 1 0 टाइप, इस तरह से होगी मेरी स्लिप प्लेन्स और स्लिप डायरेक्शंस। और ये हमने देखा था कि मेरे पास 12 स्लिप सिस्टम्स हैं। तो इसमें से कौन से स्लिप सिस्टम पे मेरा श्मिट फैक्टर हाईएस्ट होगा या मुझे कैलकुलेट करना है। दूसरा है कि मेरे पास एक क्रिटिकल रिजॉल्व shear स्ट्रेस दिया है, यानी टाउ CRSS दिया है 50 MPa। तो आपको निकालना है व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस। ये सवाल जो है ये हमारा प्रीवियस जो एग्जांपल है उसी की तरह है। तो आइए पहले देखते हैं कि मेरा पास कॉपर है, वो FCC स्ट्रक्चर है, और स्लिप सिस्टम्स मेरे पास ये 1 1 1 टाइप 1 बार 1 0 टाइप है। तो ये हो गया स्लिप प्लेन, ये होगी स्लिप डायरेक्शन, ये 12 स्लिप सिस्टम्स हैं। तो मार्क कर लेते हैं। मेरे पास, मैंने बोला था कि 4 स्लिप प्लेन्स होते हैं, तो 4 स्लिप प्लेन्स कौन से हैं FCC में, ये मेरे पास 1 1 1 बार 1 1 1 1 बार 1 1 1 1 बार 1, ये मेरे पास 4 प्लेन्स हो गए। और इस 4 प्लेन्स में 3 1 1 0 टाइप की स्लिप डायरेक्शंस होती है। तो मेरे पास एक प्लेन पे, अगर ये मेरा एक प्लेन है तो इसमें 3 डायरेक्शंस है, स्लिप डायरेक्शंस, यहाँ पे स्लिप हो सकती है।
तो मेरे पास ये स्लिप डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे कुल मिला के यानी अगर अब ये 4 प्लेन और एक प्लेन पे 3 डायरेक्शंस, तो मेरे पास अगर आप देखेंगे इसका प्रोडक्ट आता है, ये 12 स्लिप सिस्टम्स हो जाएगी मेरे पास। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुझे cos फाई निकालना है, तो मेरे पास लोडिंग एक्सिस जो है ये 112 है। तो cos फाई होगा, मैं cos फाई अगर निकालूंगा, अगर आप फॉर्मूला को याद करेंगे तो मेरे पास cos फाई की जो वैल्यू है या cos थीटा, ये h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस l1 l2 अपॉन अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से मैं cos फाई और cos लैम्बडा निकालूंगा, और cos फाई और cos लैम्बडा का प्रोडक्ट जो है ये मुझे देगा स्मिथ फैक्टर। तो आप देखेंगे पहला केस देखिए, यहाँ पे cos लैम्बडा की वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर ये 0 आ रही है तो ये मटेरियल जो है या ये जो प्लेन है इस पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो स्मिथ फैक्टर है इन प्लेन्स पे, जैसे ये प्लेन है 1 1 बार 1 और इस डायरेक्शंस जो है बार 1 1 0 1 0 1 या 0 1 1, ये इस प्लेन पे और इस डायरेक्शंस पे जो स्मिथ फैक्टर है वो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप देखेंगे क्लोजली, ये जो तो प्लेन्स है यानी ये प्लेन और ये डायरेक्शन बार 1 1 और 1 0 1, यहाँ पे आप देखेंगे जो स्मिथ फैक्टर की वैल्यू है ये सबसे हाईएस्ट है, √6/6। अगर आप इन सारे स्मिथ फैक्टर्स में देखेंगे 12 स्लिप सिस्टम्स में ये वैल्यू है √6/6, ये हाईएस्ट है इस दो स्लिप सिस्टम्स के लिए, ये एक प्लेन और ये डायरेक्शन, ये प्लेन और ये डायरेक्शन, इसके लिए मेरी स्मिथ फैक्टर सबसे हाईएस्ट है। तो आप देखेंगे अगर स्मिथ फैक्टर सबसे हाईएस्ट है तो जो स्ट्रेस रिक्वायर्ड है वो कम रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है सबसे कम है इन दोनों स्लिप सिस्टम्स के लिए। तो ये जो स्लिप सिस्टम्स होगी, ये दो स्लिप सिस्टम, ये मेरी कहलाती है प्राइमरी स्लिप सिस्टम। और प्राइमरी स्लिप सिस्टम यानी क्या होगा, जो स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज स्लिप ऑन द प्राइमरी स्लिप सिस्टम इज द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द सिंगल क्रिस्टल, ये मेरा डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास दो स्लिप सिस्टम है, यानी मैं इस तरह से लिखूँ, मेरे पास कौन सी दो स्लिप सिस्टम्स है, बार 1 1 1 और ये डायरेक्शन है 1 0 1। यहाँ पे मेरा स्मिथ फैक्टर सबसे हाईएस्ट है 1 बार 1 1 या 0 1 1। तो ये मेरी प्राइमरी स्लिप सिस्टम्स हो गई। तो ये दोनों स्लिप सिस्टम एक्टिव हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी इन दोनों के एक्टिव होने की समान होगी, और ये मेरी सबसे पहले एक्टिव स्लिप सिस्टम होगी, यानी सबसे पहले जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा ये स्लिप सिस्टम पे चालू होगा। अभी जानते हैं कि ये जो स्लिप सिस्टम्स है, अगर हम देखेंगे ये जो वैल्यूज़ है 184, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्मिथ फैक्टर है ये सबसे हाईएस्ट था, ये सेकंड हाईएस्ट है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा लग रहा है, ये 122 के बाद ये जो स्ट्रेस लग रहा है ये सबसे कम स्ट्रेस है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो स्लिप सिस्टम्स है जो ब्लू कलर से मार्क है, यहाँ पे मेरा ये प्राइमरी स्लिप सिस्टम एक्टिव होने के बाद इस स्लिप सिस्टम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि स्लिप डिफॉर्मेशन चालू होगी। तो इनको मैं कहता हूँ सेकेंडरी स्लिप सिस्टम्स। यानी यहाँ पे मैं जब लोड बढ़ाऊँगा तो टाउ RSS की वैल्यू यहाँ पे टाउ CRSS के हिसाब से पहुँच जाएगी और यहाँ पे मेरे पास स्लिप शुरू हो सकती है, इसको मैं कहता हूँ सेकेंडरी स्लिप सिस्टम्स। तो हमने जाना है कि प्राइमरी स्लिप सिस्टम और सेकेंडरी स्लिप सिस्टम क्या होती है। तो प्राइमरी स्लिप सिस्टम में मेरा स्मिथ फैक्टर सबसे हाईएस्ट रहता है और यहाँ पे मेरा सबसे पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। तो अभी देखते हैं दो मटेरियल्स के लिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मटेरियल्स के लिए कौन सी स्लिप सिस्टम चालू हो सकती है। उसके लिए दो ट्रिक्स है, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूँ। तो अगर मेरे पास एक UVW डायरेक्शन है जिसके अलॉन्ग मेरी टेंसाइल एक्सिस है, तो इन दोनों केस में कौन सी स्लिप सिस्टम ऑपरेट होगी। इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स है, आप देखेंगे तो आपको स्मिथ फैक्टर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये सिर्फ फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मटेरियल्स के लिए ही अप्लीकेबल है, आप दूसरे मटेरियल्स के लिए इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहला है ऑयल्स रूल। तो यहाँ पे जो O जैसा दिख रहा है वो 0 है एक्चुअली। तो ये जो ऑयल्स है इसका फुल फॉर्म है 0 इंटरमीडिएट लोवेस्ट साइन। तो ये ट्रिक अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप स्लिप सिस्टम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये मेरे पास ये जो टेंसाइल एक्सिस है ये 2 1 3 है, तो इसके इंडाइसेस मैं इस तरह से आइडेंटिफाई करूँगा। तो हमें ये अगर यू वी डब्ल्यू अगर दिया है, तो अगर ये टेंसाइल एक्सिस है मेरी, तो हमें देखना है कि इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है। हाईएस्ट वैल्यू ये है 3, इसको मैं एच मार्क कर रहा हूँ, ये हाईएस्ट होगी। उसके बाद सबसे लोवेस्ट है 1 अरिथमेटिकली, ठीक है, तो ये 1 होगी और ये मेरी इंटरमीडिएट होगी। इस तरह से मैं इनको मार्क करूँगा, इस टेंसाइल एक्सिस को मार्क करूँगा। आपको टेंसाइल एक्सिस को मार्क करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा और मैं इसको आई एल और एच की तरह लिख पाऊँगा इस यू वी डब्ल्यू को। अगर आपको कोई भी टेंसाइल एक्सिस दी है तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट इंडाइसेस है और कौन सा इंटरमीडिएट है। अभी हमें देखेंगे कि जीरो इंटरमीडिएट गिव्स द स्लिप डायरेक्शन। तो अगर आप एफसीसी में देखेंगे, मैं एफसीसी की बात कर रहा हूँ, तो एफसीसी में मेरे पास स्लिप प्लेन कौन सा होगा, स्लिप प्लेन मेरा 111 होगा, 111 टाइप, और स्लिप डायरेक्शन जो होगी वो मेरी 110 टाइप होगी। ये फिक्स्ड है मेरे लिए, क्योंकि ये क्लोज पैक प्लेन है और एक क्लोज पैक डायरेक्शन है, ये एफसीसी के लिए फिक्स्ड है। तो जीरो इंटरमीडिएट क्या कहता है, तो मेरे पास जीरो जो इंटरमीडिएट साइन है, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं जीरो रख दूँ, इसको समझिए थोड़ा सा, साइन अगर मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूँ, तो डायरेक्शन के लिए मुझे इंटरमीडिएट पे जीरो रखना है और बाकी की दो वैल्यूज होगी 1 1। ये हो गया मेरा डायरेक्शन। और लोवेस्ट साइन टेल्स अस दैट स्लिप प्लेन। लोवेस्ट साइन यहाँ पे कहाँ पे है, ये 1 है लोवेस्ट साइन। यहाँ पे मुझे निगेटिव यानी बार 1 लिखना है। अगर मेरे पास 1 1 1 है तो यहाँ पे इस मिडल पार्ट पे मैं बार 1 लिख दूंगा। तो मेरे पास स्लिप सिस्टम्स कौन सी हो जाएगी, मेरे पास सिस्टम होगी ये 0 1 1 और 1 बार 1 1। तो ये होगी मेरे पास स्लिप सिस्टम। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक स्लिप डायरेक्शन मैंने ले ली, मान लेते हैं 4 1 0। तो ये होगी मेरी सबसे लोवेस्ट, ये होगी मेरी सबसे हाईएस्ट और ये होगी मेरी इंटरमीडिएट। तो अगर मुझे स्लिप डायरेक्शन निकालना है स्लिप डायरेक्शन, तो स्लिप डायरेक्शन कहता है जीरो इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 0 रख दूंगा और बाकी जगह मैं 1 1 रख दूंगा। ये होगी मेरी स्लिप डायरेक्शन। और स्लिप प्लेन जो होगा वो लोवेस्ट साइन, लोवेस्ट यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मैं बार 1 लिख दूंगा और 1 1। तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरे स्लिप डायरेक्शन होगी और इस मेरा स्लिप प्लेन होगा। इस तरह से मैं, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ये ब्रैकेट्स इस तरह से होने चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी डायरेक्शन दिखाता है, ये ब्रैकेट्स यानी प्लेन्स दिखाते हैं। तो ये मेरे पास स्लिप प्लेन हो गया और ये स्लिप डायरेक्शन हो गया। तो आपको सेम एक्सरसाइज बीसीसी के लिए करना है। सिर्फ बीसीसी में क्या होगा, स्लिप प्लेन यहाँ पे क्या होगा, बीसीसी में स्लिप प्लेन हमने बात की थी 1 1 0, ये मेरा स्लिप प्लेन था। और स्लिप डायरेक्शन की बात करूँगा तो डायरेक्शन मेरा 1 1 1 टाइप था। तो आपको सिर्फ उल्टा करना है यहाँ पे बीसीसी में। तो अगर मेरे पास मान लीजिए ये 4 1 0 ही टेंसाइल एक्सिस है और मेरे पास बीसीसी सिस्टम है, यानी अल्फा आयरन की तरह मैं अगर मान लेता हूँ, अल्फा आयरन जो बीसीसी सिस्टम है, तो यहाँ पे मुझे कौन सी स्लिप सिस्टम मिलना चाहिए, तो प्लेन के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ उल्टा करना है। तो प्लेन के लिए लोवेस्ट साइन टेल्स अस द स्लिप प्लेन, लोवेस्ट साइन टेल्स अस द स्लिप प्लेन यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ उल्टा करना है। तो जो लोवेस्ट साइन होगा मुझे स्लिप डायरेक्शन देगा। तो स्लिप प्लेन के लिए मुझे जीरो इंटरमीडिएट ये वाला करना पड़ेगा। तो इसको हम करते हैं जीरो इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मार्क कर लेते हैं इसको, जीरो इंटरमीडिएट कहाँ पे होगा, 0 1 1, ये हो गया मेरा स्लिप प्लेन। और स्लिप डायरेक्शन जो होगा वो होगा मेरा 1 1 बार 1, जहाँ पे लोवेस्ट साइन जो होगी, लोवेस्ट वैल्यू ये है 0, तो यहाँ पे मेरी ये डायरेक्शन होगी। तो अगर मेरे पास एफसीसी है तो इसको इस तरह से मार्क कर लेते, कन्फ्यूजन ना रहे। ये मेरे पास एफसीसी है और ये मेरे पास बीसीसी है। तो मेरे पास अगर एफसीसी है तो मेरे पास ये डायरेक्शंस मिल रही है, ठीक है।
इस तरह से ये मेरे पास एफसीसी है। तो ये जो एफसीसी है अगर आप देखेंगे तो 101 डायरेक्शन है, यहाँ पे 101 प्लेन हो जाएगा, और ये जो है 1 ये प्लेन था, ये यहाँ पे बीसीसी में डायरेक्शन हो जाएगी। अगर आप देखेंगे ये स्लिप सिस्टम कैलकुलेट करके इस टेंसाइल एक्सिस के लिए श्मिट फैक्टर कैलकुलेट करके कोशिश कर लेंगे तो आपको ये यहाँ पे ही मैक्सिमम श्मिट फैक्टर मिलेगा। तो ये मेरा एक सिंपल ट्रिक था। और एक रूल है, इसको हम कहते हैं डायल्स रूल। तो डायल्स रूल्स के लिए आपको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं पता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको और आगे देखेंगे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन को। तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हम निकाल रहा हूँ, तो ये मेरे पास 001 स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो ये जो यहाँ पे दिख रहे नंबर्स, ये बता रहे पोल्स है, मेरे प्लेन्स जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ये पोल्स उसके मार्क किए हैं। मान लेते हैं मेरे टेंसाइल एक्सिस यहाँ पे है, कहीं पे यहाँ पे ये जो रेड मार्क किया है यहाँ पे है। आप देखेंगे कि ये जो पोल्स यहाँ पे मार्क किए 001 स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में, तो आप देखेंगे ये जो पोल्स है एक तो 111 टाइप है या 101 टाइप है। तो हम देखेंगे कि एफसीसी और बीसीसी में स्लिप डायरेक्शन और स्लिप प्लेन ये 110 या 111 टाइप है। तो अगर मान लेते मेरे पास एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो ये मेरी टेंसाइल एक्सिस है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एफसीसी में हमने देखा था कि 111 प्लेन एक्टिव रहता है, तो ये टेंसाइल एक्सिस के अपोजिट हमें जाना है। अपोजिट यानी कहाँ जाएंगे, ये अगर मिरर हम यहाँ पे ये मिरर मान के चलते हैं, यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे। अगर ये टेंसाइल एक्सिस इस साइड है तो 111 के इस साइड हमें जाना है। ये मेरा मिरर हो गया यहाँ पे, और इसका मिरर इमेज जो होगा ये पोल होगा। तो मैं इस पोल पे आऊँगा। मैंने ये मिरर क्यों कंसिडर किया, क्योंकि आपको इस ट्रायंगल में रहना है। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मार्क किया मैंने, इस ट्रायंगल में आपको रहना है। तो ये हो गया मेरा स्लिप प्लेन। अब स्लिप डायरेक्शन के लिए भी आपको क्या करना है, ये मेरी 101 टाइप डायरेक्शन होती है स्लिप डायरेक्शन एफसीसी में, और ये मेरी टेंसाइल एक्सिस है। तो मैं इसके अपोजिट जाऊंगा, तो इसके लिए जो मिरर एक्ट होगा ये मेरा मिरर एक्ट होगा इसके लिए। तो मैं इसका रिफ्लेक्शन इधर देखूंगा, तो ये मेरे पास डायरेक्शन आ गई 011। तो अगर मेरे पास ये डायरेक्शन है, इस ट्रायंगल में ये डायरेक्शन है, तो मेरे पास स्लिप सिस्टम कौन सी होनी चाहिए, 1 बार 1 1 और 011, ये मेरी डायरेक्शन होगी। अगर मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ बीसीसी, तो सिर्फ मुझे ये ब्रैकेट्स चेंज करने हैं, क्योंकि ये मेरी डायरेक्शन हो जाएगी और ये हो जाएगा मेरा प्लेन। तो ये दो रूल्स से आप आसानी से स्लिप सिस्टम्स निकाल सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। तो आपको याद रखना है सिर्फ ये दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए ही एप्लीकेबल है। अभी हम देखते हैं जब मैं डिफॉर्म करता हूँ मटेरियल को, अगर मेरे पास ये सिंगल क्रिस्टल है और मैं यहाँ पे टेंसाइल डिफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो ये स्लिप प्लेन्स मैंने मार्क किए। अगर ये फ्री मूव होते, अगर ये जो एजेस है या जहाँ पे मैंने हिंज किया है मेरे सैंपल को, ये फ्री टू मूव है, यानी मैं कह सकता हूँ कि एंड्स कंस्ट्रेंट नहीं है, तो मुझे स्लिप इस तरह से मिलनी चाहिए। इस प्लेन्स पे मेरा श्मिट फैक्टर हाईएस्ट हो जाएगा और ये प्लेन स्लिप होना चालू हो गए, ठीक है, इस तरह से स्लिप होंगे, तो ये सैंपल इस तरह से डिफॉर्म होगा। बट टेंसाइल एक्सिस में हम देखा है कि ये जो एंड्स है वो कंस्टेंट रहते हैं, ये चेंज नहीं होते इनकी पोजीशन। तो आप देखेंगे कि जो स्लिप प्लेन्स है ये रोटेट हो रहे हैं, या कुछ स्लिप प्लेन्स है जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बेंड हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे जब स्ट्रेन हार्डनिंग के बारे में बात करेंगे एफसीसी के। पर आपको ये याद रखना है कि अगर मेरा मटेरियल कंस्टेंट है तो वहाँ पे मेरे स्लिप प्लेन्स बेंड होंगे या रोटेट होंगे। तो किस तरह से रोटेट होंगे, अगर आप देखेंगे ये मेरा स्लिप प्लेन था या स्लिप डायरेक्शन था, अगर मैं इस तरह से डायरेक्शन, आप देखेंगे कि ये जो स्लिप हो रहा है वो इस डायरेक्शन पे हो रहा है, और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन मार्क है यहाँ पे, ये मेरा स्लिप प्लेन है और ये डायरेक्शन है। तो ये जो डायरेक्शन है आप देखेंगे ये इस तरह से टेंसाइल एक्सिस की तरफ रोटेट हो रही है। जब हम टेंसाइल डिफॉर्मेशन करते, तो मैं लिख लेता हूँ, जब हम टेंसाइल डिफॉर्मेशन करते तो स्लिप डायरेक्शन मेरी टेंसाइल एक्सिस की तरफ रोटेट होती है।
स्लिप डायरेक्शन टेंसाइल एक्सिस की तरफ रोटेट होती है, यानी ये आप देखेंगे कि इन दोनों का एंगल कम हो रहा है, टेंसाइल एक्सिस और स्लिप डायरेक्शन का। जब हम कॉम्प्रेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो स्लिप प्लेन है, स्लिप नॉर्मल है, ये कॉम्प्रेशन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, कॉम्प्रेशन एक्सिस की तरफ रोटेट करेगा। हम बाद में जानेंगे इसके बारे में जब हम स्ट्रेन हार्डनिंग की बात करेंगे। आप इस जो डिफॉर्मेशन है, ये रोटेशन है या बेंडिंग है, आप इसको भी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के हिसाब से समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन सा स्लिप सिस्टम ऑपरेटिव होगा ड्यूरिंग टेंसाइल डिफॉर्मेशन। तो आप देखेंगे कि ये जो स्लिप प्लेन है जहाँ पे श्मिट फैक्टर हाईएस्ट रहता है वो डिफॉर्म होगा। अगर कंस्टेंट है तो आप देखेंगे कि जो स्लिप डायरेक्शन है वो रोटेट होगी टेंसाइल एक्सिस की तरफ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ही रुकता हूँ। इस पार्ट में हमने देखा कि स्लिप जो है, हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर प्लेन पे होती है, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन पे, और क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन पे होती है, जो कि जनरली क्लोज्ड पैक्ड रहते हैं दोनों। और किस प्लेन्स पे होनी चाहिए? अगर मेरे पास स्लिप सिस्टम है तो जहाँ पे श्मिट फैक्टर हाईएस्ट होगा। तो ये हमने जाना। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो हमने देखा था कि स्लिप प्लेन्स पे ऐसे डिफॉर्मेशन होता है, हम जानेंगे कि एक थ्योरेटिकल वैल्यू क्या हो सकती है स्लिप की, यानी कि अगर मेरे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए रुकता हूँ, धन्यवाद।